बच्चों इस वीडियो के साथ हम आपका जो मनी एंड बैंकिंग का जी का पेपर है उसके हम सेकंड यूनिट पे आ गए हैं। और सेकंड यूनिट का जो सबसे पहला जो पार्ट है जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, यानी कि हम ये मस्किन एंड एकन्स की जो चैप्टर नंबर 15 है आपकी रीडिंग्स में, उसका टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और जो पहला टॉपिक जो हम आप बच्चों के साथ कवर कर रहे हैं वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट या हाउ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखिए, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो फाइनेंशियल मार्केट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 5000 रुपीज़ है और ये 5000 रुपीज़ से आप क्या करना चाहते हो, आप स्टॉक में बाय करना चाहते हो या बॉन्ड बाय करना चाहते हो या और कई तरीके के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन ये जो 5000 रुपये हैं ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे कि आप बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीद सको। चलिए, अगर मान लीजिए आप स्टॉक खरीद भी लेते हो तो स्टॉक के साथ साथ कई सारे आपको ब्रोकरेज भी देने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डीमेट अकाउंट भी खुलवाते हैं तो आपको अगर आप ऑफलाइन खुलवाते हैं तो लगभग 1200-1500 रुपये आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, उसका भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि आपके पास में केवल 5000 रुपये हैं, इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में कोई चीज़ बाय करने की कोशिश करते हो तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी मात्रा में ब्रोकरेज कमीशन ये सब देना पड़ेगा, जिससे आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट होने वाला है वो कम हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए बॉन्ड बाय करना चाहते हैं तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कई सारे ऐसे बॉन्ड होते हैं जो मिलते ही 10,000 रुपये के हैं, यानी कि आप केवल 5000 रुपये में उन बॉन्ड को बाय ही नहीं कर सकते। बड़ी अमाउंट में बॉन्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1000 रुपये और वो गोल्ड बॉन्ड बाय करना चाहे, वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड का ही जो बॉन्ड है उसका प्राइस ही 5000 रुपये से ऊपर है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में उनका जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत हाई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि आपकी जो प्राइस है, आपके पास जो पैसे हैं वो इतने ज़्यादा कम है, क्योंकि आप ना तो बॉन्ड बाय कर सकते हो ना शेयर मार्केट में बाय कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत आई है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है जब आप कोई शेयर बाय करते हो तो उसको बाय करने के लिए जो आपका कॉस्ट है, ठीक है, वो बहुत हैवी पड़ती है, जिसकी वजह से आप बहुत कम अमाउंट में ना तो शेयर मार्केट में एंटर कर पाते हो ना बॉन्ड मार्केट में एंटर कर पाते हो। यू ऑल्सो फेस अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास में जो फंड है बहुत कम मात्रा में है, इसलिए आपको अगर मान लीजिए कोई शेयर मिल भी जाता है तो आप किसी एक कंपनी का शेयर बाय करोगे, यानी कि आपको आपको सभी अंडों को एक बैग में पैकेट में रखने के बराबर हो गया, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया ना। मान लीजिए आप 4 कंपनी के शेयर बाय करते हैं, 10 कंपनियों के शेयर बाय करते हैं, तो ये 10 की 10 कंपनियां तो नहीं डूबेंगी, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी तो है कि आपने किसी एक कंपनी की शेयर बाय की और वो कंपनी की पूरी की पूरी डूब जाए। तो इस तरीके से आपका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हो गया। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिरकार जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू हैव इन्वॉल्व्ड to reduce transaction cost and allow small savers and borrowers to benefit from the existing financial market। यानी कि जो इंटरमीडिएट मीडिएटरी हैं ये क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, और जो स्मॉल सेवर और बोरोवर हैं उनको बेनिफिट देते हैं क्योंकि वो भी फाइनेंशियल मार्केट का फ़ायदा उठा सकें। तो किस तरीके से किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहला है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। देखिए, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल तो आप जानते ही होंगे। जब आप जानते ही होंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब हम किसी लार्ज स्केल पर कोई काम करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट है वो कम आती है। तो यही काम इंटरमीडिएट जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है वो करता है। आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना ही होगा। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं HDFC टॉप 20, टॉप 200, ठीक है, या टॉप 50, इस तरीके के कई सारे म्यूचुअल फंड आते हैं। तो उसमें क्या करेगी HDFC जो बैंक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, HDFC का एक अलग भी है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करता है। तो वो क्या करेगा, मुझसे कुछ पैसे ले लेगा और मेरे जैसे लाखों लोगों से पैसे ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पैसे को एक तरीके से अपने पास रख लिया और उसके बाद वो फिर अपने थ्रू शेयर मार्केट या बॉन्ड मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो चाहे आप 1 शेयर बाय करो, चाहे आप 10,000 शेयर बाय करो, आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो आपकी कॉस्ट होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, क्योंकि मिनिमम आपको जो खर्चा करना पड़ेगा, आपको अगर मान लीजिए एक
शेयर बाय करना है तो भी आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, 10,000 शेयर बाय करने तो भी आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो जब ये काम म्यूचुअल फंड करते हैं तो वो लार्ज स्केल पर, क्योंकि वो शेयर खरीदते हैं और शेयर खरीदने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इन्वेस्टर है, यानी कि जो मतलब जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्डिंग करते हैं इन्वेस्टर्स फंड को, और जिसमें इन्वेस्टर फंड जो है वो टुगेदर आ जाता है, साथ साथ आ जाता है, जिसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जिसकी वजह से जो उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है वो कम आती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलता है, जिसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। इसके अलावा बच्चों डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल हो पाता है। देखिए, जब हम किसी कंपनी का शेयर बाय करेंगे तो किसी एक कंपनी का शेयर बाय करेंगे, लेकिन जब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जिसे म्यूचुअल फंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर वो बाय करते हैं तो वो एक ही पैसे को कई सारी कंपनियों में लगा के रखते हैं। मतलब आप जैसे मैंने बोला HDFC टॉप 100 है, तो वो 100 टॉप कंपनियों में जो उनमें पैसा लगा के रखेगा, तो डेफिनेटली जो रिस्क है वो आपका डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। यानी कि जो आपका रिस्क है, क्योंकि अगर आप किसी बॉन्ड को बाय करते, किसी शेयर को बाय करते, तो आप किसी एक कंपनी पे विश्वास करते या एक कंपनी में पैसा लगाते। मान लीजिए मैंने मारुति कंपनी में पैसा लगाया, मारुति सुजुकी में लगाया, और किसी भी तरीके से जैसे किसी भी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कंपनी पे बुरा असर पड़ता है, तो डेफिनेटली मेरा पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के थ्रू पैसा लगाता हूँ, तो क्योंकि कंपनी जो है वो 100 शेयरों में लगाएगी, 200 शेयरों में लगाएगी, तो इसलिए अगर किसी एक कंपनी को डूब जाती है तो ओवरऑल जो फंड है उस पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बच्चों, लोअरिंग दी कॉस्ट। देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे अगर आप मान लीजिए आप अगर खुद ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में, तो आपको कंप्यूटर रखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, आपको टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बिठाना पड़ेगा, मतलब आपकी ये, या आपको मान लीजिए आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है उसके पास एक्सपर्ट होते हैं, उसके पास बड़ी मात्रा में मनी होती है, जिसके थ्रू वो ये सेटअप बिठा देती है, क्योंकि उसके को पता है उसको तो करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का फंड मैनेज करना है, ठीक है। तो उसका काम, प्रोफेशन ही यही है। तो इस तरीके से वहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो लोअरिंग आती है। इसके अलावा जो एक्सपर्टीज सर्विस मिलती है, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट आर ऑल्सो बेटर इन एबल टू डेवलप द एक्सपर्टीज टू लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास अपना एक तरीके से एक्सपर्ट पैनल होता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं उनको वो कम कीमतों पर अपनी सर्विसेज को दे पाते हैं, बहुत ही थोड़ा सा कमीशन लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू, क्योंकि थोड़ा सा कमीशन वो एक इंडिविजुअल से ले रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की अगर उनके पास मतलब आप तरीके से कह सकते हो फंडर है या फंड करने वाले हैं या इन्वेस्टर हैं, तो ये जो फंड है वो करोड़ों रुपए में हो जाएगा। तो उनके लिए अगर वो 1%, 0.1% भी लेते हैं तो भी काफ़ी बड़ा फंड उनके पास में पहुंच जाता है। इसके अलावा जो लिक्विडिटी सर्विस इनके पास अवेलेबल होती है, इसका क्या मतलब है लिक्विडिटी सर्विस का, कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी अपना शेयर या बॉन्ड बेचना हो, तो यहाँ पर आप इनको जो म्यूचुअल फंड कंपनी आप इनको बेच सकते हो, वो आपको तुरंत के तुरंत उसको पैसा को दे देंगी, जो कि लिक्विडिटी है वो काफ़ी कम जगह, बॉन्ड वगैरह में तो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने क्या समझा थी कि मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये टॉपिक में हमें सबसे पहले बताया गया है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है। यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है कि जब हम किसी फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं इंडिविजुअली, तो हमारे को कॉस्ट काफ़ी हैवी होती है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो छोटा इन्वेस्टर है या स्मॉल स्केल पर जो पैसा है उसके पास में, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ना वो शेयर मार्केट में जा सकता है, ना वो बॉन्ड मार्केट में जा सकता है, और कई बार उसका अगर वो खरीद भी लेता है तो रिस्क को डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकता। लेकिन यही काम अगर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट करता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा, कॉस्ट जो है वो लो आएगी, एक्सपर्टीज़ की सर्विसेज मिलेंगी, और साथ ही साथ लिक्विडिटी सर्विस मिलेंगी। तो बच्चों इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से दो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, एक एडवर्स सिलेक्शन जो कि ट्रांजैक्शन से पहले होता है, और एक होता है मॉरल हैज़ार्ड जो कि ट्रांजैक्शन के बाद होती है। उसके बारे में बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।